मैं भूल जाती हूँ अक्सर। जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो इंशाल्लाह ताला आपके पास रिकॉर्ड पे मौजूद होगी। प्लस एक्सक्यूज मी, आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप लोगों के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है, बाज़ औक़ात मीटिंग के दौरान बात समझ नहीं आती और इवन टीम्स पे जाके रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं एक्सेसिबल, बार-बार उसमें इंटरप्शंस आती हैं। तो अब ऐसा है कि मैं इंशाल्लाह वीकेंड पे अभी तक जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं डाउनलोड करके टीम्स से, तो वो आपके लिए अवेलेबल होंगी। मुझे ये बताइए कि वो मैं दोबारा टीम्स पर ही डाल दूँ रिकॉर्डेड एज अ फाइल या गूगल ड्राइव पे डाल के तो आपके साथ शेयर कर लूँ? हम ड्राइव पे ज्यादा बेहतर है। गूगल ड्राइव ठीक है, फिर मुझे ना संडे तक का टाइम दीजिए प्लीज इंशाल्लाह। मैं वीकेंड पे ये काम मेरा इरादा है करने का, आपके लिए भी और डीएसपी वालों के लिए भी, कि ये सारी जो लेक्चर्स हैं ये आपको गूगल ड्राइव पे अवेलेबल होंगे। एक और बात थी करने वाली, एक मिनट दीजिए मैं आज की प्रेजेंटेशन ओपन कर लूँ। ये मैंने आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर की है, मुझे प्लीज बताइए आपको नजर आ रही है? यस मैम। ठीक, अच्छा, हम बात कर रहे थे एक्सक्लूसिव और गेट की। मैं इसके बारे में दोबारा इसलिए बात करना चाहती हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट गेट है। एक्सक्लूसिव और गेट में एक बात याद रखें कि ये हमारा ऐसे ये लॉजिक से भी डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको बेसिक गेट्स की मदद से भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यानी एक्सक्लूसिव और इज कंसिडर्ड टू बी अ फंक्शन, और इस फंक्शन को जो यहाँ पे हमने इसकी सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन जो है वो लिख दिया है, ये है ए बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी। अगर आपको याद हो तो जो हमने बेसिक लॉजिक जब पढ़ी थी तो इस तरह की चीजें हमने इम्प्लीमेंट की थी। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इसको इम्प्लीमेंट करें तो ये एक्सक्लूसिव और गेट जो है इसको आप फंडामेंटल गेट्स की मदद से इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ देखिए आपको दो इन्वर्टर्स चाहिए और दो एंड गेट्स चाहिए और एक और गेट चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास ये ए है और ये बी है। समझाने का मकसद ये है कि ये एज अ लॉजिक भी ट्रीट किया जा सकता है एज अ लॉजिकल फंक्शन। एंड दिस हियर वी हैव बी प्राइम, then we have A prime, and then here we have an AND gate which has got A prime और साथ इस AND gate में शामिल है B, और फिर हमारे पास एक और AND gate है जिसमें हमारे पास है A and then we have a B prime. So we have A prime B and AB prime and then you can simply add them. There you go. So ये बेसिकली ये F जो है हमारे पास, ये इट्स एन एक्सक्लूसिव और फंक्शन बिटवीन A एंड B। तो बेसिक गेट्स की मदद से भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव और का जो फंक्शन है इसकी सबसे ज्यादा आपको जो इम्प्लीमेंटेशन मिलती है वो मैथमेटिकल एडर्स में है, क्योंकि आपने लॉजिक से, हम इसके बाद हम नंबर सिस्टम्स वगैरह पढ़ेंगे, तो हमने लॉजिक से डिफरेंट ऑपरेशंस करवाने होते हैं। और जब आप माइक्रो प्रोसेसर की भी बेसिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो एडर्स चाहिए होते हैं आपको। मैथमेटिकल एडर, अरिथमेटिक यूनिट होता है आपके माइक्रो प्रोसेसर में, और उसमें बेसिक ऑपरेशन जो एक फंडामेंटल ऑपरेशन है जिसको हम एडर कहते हैं, उससे तमाम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं। बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज एडिंग विद एन इन्वर्जन, उसको हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन है। और एडिशन जो, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास प्रोग्रेसिव एडिशन को हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है। यानी अगर मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आई जस्ट ऐड a 2 into a 2 and again add the answer into another 2. So 3 times addition will give me 2 multiplied by। इसी तरह अगर आपने डिवीजन करना है तो डिवीजन भी हमारे पास सक्सेसिव
सब्ट्रैक्शन जो है वो डिवीजन। इस तरह से एक्सक्लूसिव और जो काम करता है यानी बेसिक एडिशन का काम करता है, वो हमारे पास एक इंतहाई इंपॉर्टेंट काम है जिससे हम अरिथमेटिक बेसिक 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मैं बात करना चाह रही थी। और एक्सक्लूसिव और अपने नाम से ही बता देता है कि इसकी लॉजिक क्या है। इट हैज टू बी एक्सक्लूसिवली एन और फंक्शन। ये ना हो कि दोनों के दोनों हो, ए और बी, किसी हालत में ए एंड बी ना होता हो, आइदर ए और बी बट नॉट बोथ। तो ये हमारे पास इसकी लॉजिक है एक्सक्लूसिव और की। सिंबल एक्सक्लूसिव और का एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आपको एडिशन नजर आता है, दैट्स द सिंबल ऑफ एन एक्सक्लूसिव और एक और गेट के पीछे एक आर्क बना के इसका लॉजिक सिंबल हम बना देते हैं। ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और का गेट है। यहाँ पे ये मैंने आपको उसे बताया भी था कि यहाँ ये जो ऑपरेशन है इसका, इसमें 2 बिट्स की एडिशन को कंप्लीटली एक एक्सक्लूसिव और एक एंड गेट की मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मैंने आपको बताया ट्रूथ टेबल आप बना लें। X and Y and then the sum and the carry। तो अगर X और Y के हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। अगर X और Y दोनों हमारे पास 0 हैं तो 0 + 0 इज 0 एंड द कैरी शुड आल्सो बी 0। तो देखिए आपकी यहाँ पर एक्सक्लूसिव और की आउटपुट में ये बात आपको पता है एक्सक्लूसिवली और है, तो यहाँ पे भी आपको 0 मिलेगा, सम पे भी और कैरी पे भी। अगर X 0 है और Y 1 है तो सम उनका 1 है और कैरी 0 है। बाइनरी नंबर सिस्टम की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, हम थ्रू आउट बाइनरी नंबर सिस्टम्स में है। और जब आपके पास X 1 है और Y 0 है तो भी आंसर आपके पास 1 है और कैरी जो है वो आपके पास 0 होगा। और जब X भी 1 है और Y भी 1 है तो 1 + 1 इज 2, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम्स में 1 1 के जरिए रिप्रेजेंट होता है। सो सम भी 1 होगा और कैरी भी, सॉरी सम जो है सम 0 और कैरी 1। जी जी बिल्कुल एब्सोल्युटली सम जो मैम है वो अगर 0 इसको होगा। जी जी मैं लिख लूं फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, 1 मिनट ठहर जाओ बेटा। जी बताइए क्या कह रहे हैं। मैम अगर हम वैसे इसको सर्किट में उस तरह देखें, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव और गेट लगा हुआ है और नीचे एंड लगा हुआ है, जी तब भी जी तो इसी तरह ही बनता है ट्रूथ टेबल। हाँ हाँ यही इसी का बना रही हूँ, जो मैं सर्किट का ही ट्रूथ टेबल बना रही हूँ। लेकिन मैं आपको कह ही रही हूँ कि सर्किट का ट्रूथ टेबल जो है मेरे पास, ये मैथमेटिकल एडिशन के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, इन द सेंस कि मुझे कैरी भी दे रहा है। जो एंड गेट है वो मुझे कैरी, क्योंकि देखिए मैंने नेक्स्ट बिट को भी तो लेट्स से यहाँ पर मेरे पास आई वाज सपोज टू ऐड अ 0 1 टू अ 1 0, तो लेट्स से नहीं 1 0 नहीं टू अ 1 1। तो पहले मैं जो मेरा मैथमेटिकल रूल है वो तो यहीं पे होगा ना, पहले ये 2 बिट्स ऐड करो, जो आंसर आए वो लिखो। अब वो आंसर 1 0 आ रहा है तो मैं उसको नहीं लिख सकती, आई हैव टू टेक अ कैरी बिट टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट प्लेस। तो वो मुझे यहाँ पर इस एक्सक्लूसिव और की हालत में ये चीज ये जो है अलोंग विद द एंड गेट एक बेसिक एडिशन का यूनिट बन गया मेरे पास। और इस तरह की यूनिट्स की मदद से मैं एडिशन कर सकती हूँ टू एनी नंबर ऑफ बिट्स। और मैं समझा ही रही थी कि अगर आप एडिशन कर सकते हैं तो फिर आप समझें कि आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और आप डिवीजन भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये इट वाज जस्ट इम्प्रेस अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्सक्लूसिव OR गेट। मैम जी जी बताएं, ठहरे मैं पिछली स्लाइड पर आ जाऊं। जी बताएं। मैम इसमें हम 3 इनपुट्स भी डाल सकते हैं, जैसे x + y + z भी कर सकते हैं। नहीं तो वो आप ऐसे करेंगे ना कि आप x + y करें और आंसर में +z करें, क्योंकि ये आपका 2 बिट सिस्टम है ना, ये आपका 2 बिट सिस्टम है एक्सक्यूज ना। मी मैम। आप जी जी बताएं। मैम अगर ये ट्रूथ टेबल दिया हुआ हो खाली और ये कैरी वाला अगर हमने बनाना हो, सर्किट बनाना हो, तो ये जो कैरी वाले में गेट लगेगा वो उसी को देख के बनाएंगे ट्रूथ टेबल को कि कौन सा गेट लगेगा, किस तरह कैरी आ रहा है, जी जी जिस आप तरह अपनी यहाँ रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से एब्सोल्युटली। आप ट्रूथ टेबल तो सबसे पहली चीज है ना, वो तो इवन के मैप से भी पहले आप बनाते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट से भी पहले बनाते हैं। ट्रूथ टेबल तो मेरा ट्रूथ है जो कि मुझे इस सर्किट से चाहिए। ट्रूथ टेबल रिक्वायरमेंट शो करता है, यानी वो ये बताता है कि अगर ये इनपुट्स हैं
तो मुझे क्या चाहिए आउटपुट। सो पहला स्टेप हर लॉजिकल ऑपरेशन में, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो, आप उसको स्मॉल ब्लॉक्स में, स्मॉल लॉजिक्स में कन्वर्ट करते हैं और ट्रूथ बनाते हैं। आई वॉन्ट माई ट्रूथ टू बी क्लियरली स्पेसिफाइड, क्योंकि मेरे पास ट्रूथ स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ दो ऑप्शन है ना, आइदर द ट्रूथ कैन बी 0 और इट कैन बी 1। ये ह्यूमन लॉजिक तो नहीं है ना, इट्स बाइनरी लॉजिक ना। सो सबसे पहले नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिफाइन द ट्रूथ, फिर उसके बाद हम किसी भी सर्किट में जाएंगे और हम उसके, मैं बताने का मकसद ये कि एक्सक्लूसिव और ना लगाओ, ये पिछली जगह जो मैंने आपको सर्किटरी बना के दी वो लगा लो, ठीक है ना, तो भी ही ऑपरेशन होगा, सम का ही ऑपरेशन करेगा। आई एम सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जी का आपने क्या कहा है, जो आउटपुट जा रही है उसमें जी को ऐड करेंगे अगर करना होगा जी तो। मैं मेरे हिसाब से तो देखिए x प्लस वाई प्लस जी अगर मैंने इम्प्लीमेंट करना है तो मैं ऐसे करूँ। मैं तो और कोई 2 बिट्स के साथ जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे कोई तरीका था, हाँ चाहे तो ऐसे कर लो। ये एडिशन जो है मैम इसको 3 बिट्स कैसे बनाएंगे? जी मुझे बात नहीं समझ आई, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। हम इसको 3 बिट्स इसको कैसे बनाएंगे? 3 बिट्स इसको हम क्यों बनाएंगे, मैं इसमें एक और यूनिट लगेगा, ये तो समझा रही हूँ। ये जो मैंने सामने आपको एक यूनिट लगा के दिया है, इस तरह का एक और यूनिट लगाएंगे 3 बिट्स के लिए। इस सर्किट का एक और रेप्लिका बनाओ, उसमें जाके तीसरी बिट, ऐसे थोड़ा कि एक्सक्लूसिव और को 3 बिट्स दे दो। जो 3 बिट्स का एक्सक्लूसिव और आपको नजर भी आएगा अगर कभी, तो बेसिकली 2 बिट्स के ऑपरेशंस को इकट्ठा कंबाइन करके शो किया जा रहा है। आपको इतना बेसिक मैथ्स में कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना कि जब कभी आप नंबर्स ऐड करते हैं ना, अगर आप बेसिक डिजिटल सिस्टम जो हमारा बेस 10 के नंबर्स हैं उसमें भी अगर आप करते हैं तो उसमें भी आप एक वक्त में सिर्फ 2 नंबरों को ऐड करते हैं। मैम यानी उसमें भी एक और कैरी लग जाएगा, कैरी गेट लगेगा जी उसमें। जी जी आप लगाएंगे, क्योंकि आपने इसकी कैरी उस थर्ड बिट को फीड होगी, और उस थर्ड बिट की कैरी जो है वो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट, अगर आप उसमें कोई और नंबर ऐड करना चाह रहे हैं तो उसमें हो जाएगी। ओके मैम। ठीक है ना, वो आपने उस हिसाब से अपने यूनिट्स बनाने हैं। एक वक्त में 2 नंबर ऐड होते हैं, अगर मैंने ये ऐड करना है ना 1 1 0 0 1, 1 0 1 0 1, और इसमें 0 0 1 1 1, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, जो भी आंसर आएगा उसमें इसको ऐड करूंगी। ये नहीं करूंगी कि इसके 1 को ऐड किया, उसमें इसके 1 को ऐड किया, फिर उसमें से जो कुछ भी, नो वे। आप पहले ये 2 नंबर ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें तीसरा नंबर का। कंप्यूटर है, आपने मशीन को एक चीज समझानी है, तो जब आप चाहते हैं कि आपके जो एल्गोरिदम है वो एक्सटेंड करे टू इनफाइनाइट नंबर्स पे, कि आप चाहे एक वक्त में 50 नंबर ऐड कर लो, तो आप ये देखिए ना, एडिशन का टाइम तो आपका मिली माइक्रो सेकंड्स का है, और आपने जब 50 नंबर्स को ऐड करना, 2 नंबरों को ऐड करें, आंसर पे तीसरे नंबर को ऐड करें, आंसर पे चौथे नंबर को ऐड करें, आंसर पे 5वें नंबर को ऐड करें। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू वर्क। ठीक है, एडिशन एक वक्त में सिर्फ 2 नंबर्स का होता है। अच्छा जी, एक्सक्लूसिव और ऑफ 3 वेरिएबल्स, ये भी उस दिन बात हुई थी, मेरे ख्याल हमने बनाया था, हम बना देते हैं। टेबल, ट्रूथ टेबल बनेगा पहले, तो फिर हम जाके इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनाए, आई थिंक हमने बनाई थी। आपको अगर याद हो क्या कैनोनिकल फॉर्म थी? इसमें मिन टर्म्स लिखनी होती है मैम? एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, जी मिन टर्म्स। हजरात मैं आपको ये बता दूं कि मेरा 3 और 5 6 यकीनन वही होंगी। एक बात मैं आपको बता दूं, प्लीज ख्याल रखिएगा, हमें जहां तक पता है इस दफा आपके ग्रेड मेंटेन नहीं हो रहे, बल्कि आपका फाइनल एग्जाम होगा, इसलिए साथ साथ पढ़ लें, आई थिंक बेहतर है। मेरा आपको यही मशवरा है। क्या मतलब मैम ग्रेड मेंटेन नहीं हो रहा? जैसे पिछले सेमेस्टर में आपके ग्रेड नहीं मेंटेन हुए थे, आपको मतलब नहीं समझ आया? यस मैम, वो के अगर आपका पहले जीपीए अच्छा था तो उसका कोई फायदा नहीं होगा अब। जी, आपका इंडिपेंडेंट ग्रेडिंग होगी। ये जिसने सवाल पूछा है वो पिछले सेमेस्टर में कहाँ थे, क्लास में नहीं थे? मैम मैम और लेने में मसरूफ। क्या करने में मसरूफ थे?
मैम पूरा 4 लेने में मसरूफ था ये। हाँ तो होना चाहिए, 4 लेने में ही मसरूफ होना चाहिए। खास तौर पे यकीन करें, मैं तो आई डोंट नो, आप कहेंगे कि ये स्कूल की बातें करती, वो बच्चा जिसने और कोई काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, उसका 4 ही आना चाहिए। और आप लोग जितने भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में आते हैं ना, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है कि उसका 4 ना आए। ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट पीपल, बहुत माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं आप। जो भी यहाँ तक पहुंचता है मेहनत करके पहुंचता है, वन वे और अनदर, जिस तरह से भी उसने की है। आई थिंक आप सबका 4 आना चाहिए, व्हाई नॉट। अच्छा सर, ये मेरा ट्रूथ टेबल ठीक है एक्सक्लूसिव और का फॉर अ 3 इनपुट? यस मैम। इसको जस्टिफाई करें, ये क्या कह रहा है ट्रूथ टेबल इन सो मेनी वर्ड्स, इन प्लेन इंग्लिश और उर्दू और व्हाटएवर। मैम जहाँ टू और मोर जीरोस है वहां पर 1 हो जाएगा। हाँ, वो कह रहा है कि सिर्फ एक वक्त में एक वेरिएबल 1 हो सकता है, एक वक्त में कोई एक वेरिएबल 1 हो सकता है, एक वक्त में कोई एक इनपुट 1 हो सकती है, एक से ज्यादा 1 ना हो। एक्सक्लूसिवली और आइदर ए or B or C, not A or B both, not B or C both, not A or C both, or not A B C both, all three of them। ठीक है, तो ये इसका ट्रूथ है। हाँ जी, अब मुझे बताएंगे इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। A प्राइम, B प्राइम, ए C, बार बी बार सी, शाबाश, ए बार बी सी बार, ठीक है, और ए बी बार सी बार। ठीक है, तो हमें ट्रेंड नजर आ गया। यानी इस ट्रेंड की बेस पे अगर मैं आपको कहूं कि 4 इनपुट वेरिएबल्स के लिए एक्सक्लूसिव और फंक्शन बनाए, तो आप बना सकते हैं। आपको समझ ये आया कि हमारे पास जो हर प्रोडक्ट टर्म है उसमें 3 टर्म्स होंगी, जिसमें से 2 जो है वो आपके पास कॉम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैनोनिकल है या नहीं? कैनोनिकल का मतलब होता है सिंपलेस्ट पॉसिबल। कैनोनिकल मींस सिंपलेस्ट, सादी तरीन, जिसको और ज्यादा सादा ना किया जा सके। ठीक है, दैट इज कैनोनिकल। तो कैनोनिकल अगर आपने बनानी है, ये क्या जो मैंने लिखी है ये कैनोनिकल है या फर्दर की जा सकती है? मैम ये तो कैनोनिकल ही है, लेकिन मिनिमल नहीं होती सादा तरीन? मिनिमल सादा तरीन होती है, सिंपलेस्ट। कैनोनिकल क्या होती है वैसे बाय द वे? मिनिमल कैनोनिकल होती जिसके है, अंदर तीन वेरिएबल्स मिनिमल इन्वॉल्व होती हो, है सबसे कॉम्पैक्ट। जी, कैनोनिकल क्या होती है बताएं? जिसमें सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो शायद। कैनोनिकल वो होती है जिसमें सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हो। जैसे कैनोनिकल तो इनपुट अंग्रेजी का एक वेरिएबल, वर्ड है, इसका क्या मतलब? कह रहा हूँ जिसमें सारे इनपुट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, मतलब जैसे ये अभी लिखी हुई है, ये कैनोनिकल फॉर्म है। कैनोनिकल देखिए, इस तरह से हम कहते हैं ना कि जैसे हम पहले कहते थे कि हमारे पास जो ये जो लोग जैसे प्रीस्ट वगैरह होते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि बड़ी कैनोनिकल लिविंग थी। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? कि वो बस ये एक सोने की जगह और के सर पे सादी तरीन छत, और दैट, तो कैनोनिकल का मतलब होता है मोस्ट कॉम्पैक्ट। अगर एक चीज में मैं लेट्स से कि मैं आपको कहती हूँ एक मेरे पास फॉर्म है जिसमें कि एक वेरिएबल लेट्स से एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी लेट्स से, तो ये कैनोनिकल नहीं है क्योंकि इसमें सी नहीं है। और क्या अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये कैनोनिकल हो जाएगी? हम्म, ऐसा नहीं होता। कैनोनिकल का वेरिएबल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कैनोनिकल का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स, जो आप सबसे कॉम्पैक्ट इसकी फॉर्म लिख सकते हैं। यानी सम ऑफ प्रोडक्ट को आप सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट करके लेट्स से के मैप में प्लॉट कर लो, और उसके बाद आप देख लो कि क्या सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म यही है या इससे भी ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म आ सकती है। सो कैनोनिकल इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट, सिंपल और सबसे सादा तरीन तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। दैट इज द कैनोनिकल। मैम इसका गूगल पे मतलब मिनिमलिस्ट आ रहा है मैम। क्या किया जाए?
क्या फिर आप क्या समझे? गूगल में आगे साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी लिखो तो आगे आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। नहीं नहीं, सिंपलेस्ट और मिनिमलिस्ट एक ही बात है। Yes, Something ma'am, in same its है। simplest form is its minimalistic form. They are not two different things. आप जरूर गूगल करें इसको, ठीक है। कैनोनिकल का मतलब होता है जैसे आप लोग ने स्पार्टन्स के साथ तो आपने नाम सुना होगा ना, तो स्पार्टन्स का जो लाइफस्टाइल था उसको कहते थे वेरी कैनोनिकल लाइफस्टाइल, बिकॉज दे मेड डू विद द फंडामेंटल बेसिक्स के साथ काम करते थे। कोई उसमें ना खिड़कियों पे पर्दे लटकाने, ना कालीन बिछाने, यानी जो एक्स्ट्रा एडोनमेंट्स होती है उनकी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो जो सादी तरीन तरीका उसको कहते हैं कैनोनिकल। ठीक है, चलो इंग्लिश की क्लास की होगी। अगला हमारा है जनाब एक्सक्लूसिव नॉर। Exclusive NOR is basically an exclusive OR with an inverter, right? This is your exclusive NOR. ये एक और, इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है इसका ट्रूथ टेबल वो है जो कि एक्सक्लूसिव OR का ट्रूथ टेबल नहीं है। That's it. कि आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक्सक्लूसिव और जो नहीं है वो एक्सक्लूसिव नॉर है, नॉट एक्सक्लूसिव और, ठीक है। तो ये आपके पास एक आ जाता है। और यहाँ पर आप देखें कि एक्सक्लूसिव और जो है उसका हमारे पास ट्रूथ टेबल जो है वो था 0110 और इसका है 1001। तो ये हमारे पास एक एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, ठीक है। और अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स में लिखें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू a प्राइम b प्राइम प्लस ab। अगेन ये भी फंडामेंटल गेट्स की मदद से इंप्लीमेंट हो सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप चाहें तो एंड और इन्वर्टर्स की मदद से इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इसका सिंबल जो है ये है। ये सिंबल मैथ्स में भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या है? ये 3 पैरेलल लाइंस मैथ्स में इस्तेमाल होती हैं बहुत। मतलब क्या होता है? मैम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंस, एब्सोल्युटली। एक होता है इक्वल, एक होता है इक्विवेलेंट। तो आपके पास ए और बी जब इक्विवेलेंट होंगे, दोनों आइदर लॉजिक 0 होंगे या लॉजिक 1 होंगे, तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगी, नहीं तो आपको आउटपुट 0 मिलेगी, ठीक है। तो ए और बी इक्विवेलेंट होने चाहिए और एक्सक्लूसिव और कहता है कि इक्विवेलेंट ना हो। अच्छा जी, 3 वेरिएबल्स का जरा एक्सक्लूसिव नॉर बनाइए। थैंक यू वेरी मच। जरा इसको ट्रूथ टेबल बनाते हैं एसओपी फॉर्म में। एक्सक्यूज मी मैम, ये बताइए मैम अगर 3 इनपुट्स में चले जाएं तो वहां पर भी ये हो जाएगा, मतलब सारों को इक्विवेलेंट होना चाहिए, या 1 जो A को उसके अलावा सब 0 हो जाएंगे? आप क्या समझे? ये देखिए, ये लिखा है सामने। मैम मतलब सारे 0 हो या सारे 1 हो तो फिर वो 1 होगा। हम देखते हैं इसको। जी सर। मैम फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट 1 होने चाहिए और बाकी सारे 0 होने चाहिए। यस मैम। यस नो मैम। मैम सेकंड, थर्ड और फिफ्थ के अलावा बाकी सारे 1 होंगे। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ के अलावा सारे, चलें सोचें, नो टाइम मैम, जरा और करें। फर्स्ट और लास्ट के अलावा सब 0 होंगे। यस मैम। यस मैम, फर्स्ट और लास्ट सिर्फ 1 होंगे। सोच लें। यस मैम, इक्विवेलेंस का साइन है, ऐसे ही होगा। आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है। चलें सर जी, ये जो है ना, ये अब हम यहाँ पर इसको हम देखते हैं कि क्या है। और हमने ये कहा था कि ये बेसिकली हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर है।
Exclusive nor is not exclusive or. तो इसलिए हाथ से बताइए। मैम और का एक्स और का इन्वर्स हो जाएगा ना। चलिए हुजूर, ये जरा सेकंड थर्ड ऑब्जेक्ट के अलावा सारे वन। ये ले जनाब, असाइनमेंट हो गई है। ये असाइनमेंट के एंड में जरा मुझे ये ट्रूथ टेबल भी बना के दें जो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है। ठीक है, ये सीआर मौजूद है यहाँ पे? मैम ये 1 4 6 7 और 8 ये 1 होंगे, बाकी 0। अब तो ये असाइनमेंट हो गई है, मुझे असाइनमेंट में करके बताएं, मुझे पता चले। अब्दुल्ला तौकीर मौजूद है यहाँ पे कि नहीं? यस मौजूद है? यस मैम, नजर तो आ रहे हैं। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? हस्ब आदत लॉग इन करके रवाना हो गए माशाल्लाह। बहुत जिसको कहा जाए आप लोग ज़हीन लोग हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई चीज़ आप लोग सीखें या पढ़ें, लॉग इन करके चले जाएं। ये ले जनाब, ये आपकी असाइनमेंट है। जो जो यहाँ पे मौजूद है उसको पता चल गया है कि ये असाइनमेंट है। बाकी सब लोग देख लें कि उन्होंने क्या करना है। ये असाइनमेंट मुझे चाहिए इंशाल्लाह। ये इस वीकेंड पे आपकी असाइनमेंट ड्यू है, तो ये भी ड्यू होगी। मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है, आपको आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। यस मैम। आई एम सॉरी, मेरा ना ये जरा मशीन हैंग हो गई थी ना, इस वजह से। इस सिलसिले में मैंने सॉफ्टवेयर डाले हैं। मैं दोबारा आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ। ये जरा 3 इनपुट एक्सक्लूसिव नॉर मुझे बता दीजिए क्या है, और लेट्स मूव ऑन टू द ये मैंने आपसे स्लाइड शेयर किया, आपको नजर आ रही है? नो मैम। अच्छा नो मैम, अभी शायद नहीं। अच्छा नहीं आ रही मैम। ठहरे जी, अब बताइए आ रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, अब हमारे पास सिंपल सी एक दो चीजें हैं जिसमें हमने बफर्स के बारे में पढ़ना है, और इन्वर्टर्स को देखेंगे, और ट्राई स्टेट बफर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या होते हैं। अच्छा, बफर से पहले 2 टर्म्स जो हैं जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, उनमें से एक है फैन इन एंड फैन आउट। मैम बफर्स ट्रांजिस्टर्स के लिए नहीं होते थे? ट्रांजिस्टर्स के लिए बफर्स होते थे? यस मैम। बफर का मतलब क्या? मैम लोड करना, लोडिंग। लोडिंग? मेरा तो ख्याल है बफर का मतलब लोडिंग से बचाना, टू एक्ट अ बफर बिटवीन टू थिंग्स। मैम वो इस सॉफ्टवेयर के लिहाज से कह रहा हूँ। हाँ, मैं भी सॉफ्टवेयर के लिहाज से कह रही हूँ, प्रोग्राम्स के। हाँ हाँ। आप किस मैम उसमें मतलब बफर वो होता है ना, प्रोग्रामिंग लोडिंग में आप टाइम। बफर को कैसे कैसे यूज करते हैं? लैग बचाने मैम वो लोडिंग टाइम होता है ना, कोड का टाइम जो लोडिंग टाइम है। लोडिंग टाइम नहीं भाई, बफर जो है ना, बेसिकली जब आप कोड में भी बात कर रहे होते हैं ना, तो आपने जब किसी जगह पे किसी काम को रोकना होता है या उसके बीच में पॉज करना होता है, आप उसे बफर कर देते हैं। ठीक है, बफरिंग हो रही है। बफरिंग का मतलब ये हो रहा है कि कहीं पर वो चीज जो है वो इंटरमीडिएट तौर पे उसको देखा जा रहा है, सेव किया जा रहा है। दैट इज व्हाट बफरिंग इज ऑल अबाउट। ठीक है, और लॉजिक में जो लॉजिकल बफर्स में मैं बात कर रही हूँ, ये बफर्स हैं गेट्स, ये लॉजिकल गेट्स हैं। ये क्या करते हैं? ये चीजों को 2 लॉजिकल स्टेजेस के बीच में आपका जो काम है उसके एक तरह से कहा जाए कि स्क्रीन के तौर पे एक्ट करते हैं।
अब वो किस तरह स्क्रीन के तौर पे ऐड करते हैं, वो मैं उससे पहले दो टर्म्स डिफाइन करना चाह रही थी, एक फैन इन और एक फैन आउट। आपके पास एक लॉजिकल गेट है, लेट्स से आप उसको कितनी इनपुट्स दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी इनपुट्स दे सकते हैं, ये आपकी लॉजिकल गेट्स की कैटलॉग में लिखा हुआ होता है। आप अगर जाके कैटलॉग्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 इनपुट गेट्स भी हैं, 4 इनपुट गेट्स भी हैं, 6 इनपुट गेट्स भी हैं, 8 इनपुट के भी आपको एंड और गेट्स मिल जाते हैं जहां पे आप इकट्ठा 8 इनपुट्स दे सकते हैं। तो बेसिकली एक गेट जो है वो कितनी इनपुट्स ले सकता है, इसको हम कहते हैं फैन इन। ठीक है, अच्छा अब इनपुट ले सकने से क्या मुराद, व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट। उसमें छोटी सी बात ये समझे कि जब कभी भी आप किसी चीज की जो आपके पास कैटलॉग होती है उसमें आप उसको देखें और उसकी कैटलॉग में जाके आप उसके डेटा शीट्स को चेक करें तो आपको पता चलेगा कि इनपुट के जो लॉजिक लेवल्स हैं वो डिफाइन किए होते हैं कि भाई इतनी वोल्ट का, लेट्स से कैपिटल 5 वोल्ट इसका लॉजिक 1 है, और अगर 3.5 वोल्ट तक भी तुम ड्रॉप कर जाओ वोल्टेज को तो भी लॉजिक लेवल 1 ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर 3.5 से भी तुम्हारी वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो गई तो लॉजिक लेवल जो है वो तुम्हारा समझा जाएगा कि 0 हो गया, ठीक है, या अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड और भी ज्यादा हमारे लिए मसला है। तो ये 3.5 वोल्ट 5 वोल्ट ये वोल्टेज कैसे मेंटेन होती है। आपने नेटवर्क एनालिसिस में एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम कह रहे थे लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट से ये होता है कि जब आप करंट की रेटिंग बदलते हैं तो एलिमेंट्स के क्रॉस वोल्टेजेस कॉरेस्पॉन्डिंगली तब्दील होनी शुरू हो जाती हैं। तो सर्किट के अंदर भी आपका जो सर्कुलेटिंग करंट है वो आपने अगर एक हद से ज्यादा लोडिंग इफेक्ट आ गया, चेंज हो गया वो करंट, तो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज लेवल्स तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जनाबे वाला कौन कंट्रोल मांग रहा है, क्या करना है आपने कंट्रोल का, कुछ प्रेजेंट करना है? हटे यहाँ से, मैं फिलहाल किसी को कंट्रोल नहीं दे रही और मुझे मेरी क्लास के बीच में इस किस्म की हरकतें मत किया करें। अच्छा जी, तो फैन इन का मतलब ये होता है कि लॉजिक लेवल्स को डिस्टर्ब किए बगैर आपका गेट कितने इनपुट्स बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, और फैन आउट क्या होता है? फैन आउट का मतलब ये होता है कि एक लॉजिक गेट, इसका फैन आउट कितना है। लेट्स से ये एक और गेट है, 2 इनपुट का और गेट है, आपने इसको 2 इनपुट्स जो हैं वो हम सेफली इसको दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसको इनपुट्स नहीं दे सकते, ये उसी के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका फैन इन जो है वो हमारे पास 2 गेट्स का है, और वो 2 गेट्स भी डिफाइंड होंगे कि उन 2 गेट्स की रेटिंग क्या हो जो कि हम इसके पीछे लगा सकते हैं। और आगे फैन आउट का मतलब ये होता है कि ये आगे कितने मजीद गेट्स को ड्राइव कर सकता है। लेट्स से यहाँ से एक और लगा दो। देखिए हमने अभी तक जो लॉजिक पढ़ी ना उसमें तो कोई पाबंदी थी नहीं ना, यहाँ से कनेक्शन पकड़ो और एक और वायर लगाओ और यहाँ पे एक एंड भी लगा दो और यहाँ से कनेक्शन पकड़ो और एक और एंड लगाओ, तो इतना आसान नहीं है। हर एक नए कनेक्शन का मतलब ये होता है अ पाथ ऑफ करंट फ्रॉम दिस गेट टू हियर and a path of current from the same gate to the next one and from the same gate to the third gate and again a current driven from here to here। तो इन चारों गेट्स की इनपुट्स में जो करंट ड्राइव किया जा रहा है वो ये मेरा बेसिक गेट कर रहा था। तो इसकी एक आउटपुट में करंट देने की कैपेबिलिटी है। उस कैपेबिलिटी से ज्यादा करंट अगर मैं इसमें से सक करने की कोशिश करूंगी जो आगे गेट्स लगे हुए हैं तो हमारे पास करंट की रेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर जो गेट्स हैं उनको लॉजिक लेवल सही नहीं मिल सकेंगे, हमारा काम सही नहीं हो सकेगा। तो जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ गेट्स आप आउटपुट में लगा सकते हैं इसको हम कहते हैं फैन आउट, और जितने नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स एक गेट को दिए जा सकते हैं इसको हम कहते हैं फैन इन। तो ये 2 चीजें जो है वो आपको समझ होनी चाहिए। उसके बाद अब हम बफर्स की बात करते हैं। अच्छा, in circuits where a logic gate has to drive a large capacitive load, buffers are often used to improve performance। capacitive load का मतलब होता है जो करंट खींचे, सिंपल। अगर हम करंट की टर्म्स में बात कर रहे हैं ना तो हम कैपेसिटिव लोड की बात कर रहे हैं। जो है वो होपफुली आपने नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ी हुई होगी, रेजिस्टिव लोडिंग क्या होती है, कैपेसिटिव लोडिंग क्या होती है। तो आप बहरहाल आपको कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टिव है या कैपेसिटिव है, हमें लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज समझनी है उसके लिए हमारी इतनी नॉलेज काफी है कि जब हम
चीज़ों को एक गेट से आगे फर्दर मजीद गेट्स को हम ड्राइव करते हैं, तो उसके लिए गेट जो है उसमें उसकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बहुत सारे गेट्स को ड्राइव कर सके। तो वहाँ पे हम बफर लगाते हैं। बफर करता क्या है? बफर लॉजिकली कुछ भी नहीं करता। अगर मैं लॉजिक टेबल बनाऊं तो बफर की इनपुट सिंगल आउटपुट बफर की बात है। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट ही होता है। अगर मल्टीपल बफर्स हैं तो वो इसी से बनते हैं। अगर इसकी इनपुट x है तो y भी x के बराबर ही है एट द आउटपुट। लेकिन बफर की कैपेबिलिटी क्या होती है? बफर की कैपेबिलिटी ये होती है कि ये हमारे पास करंट्स जो है ना वो काफी सारे बड़े बड़े करंट्स आउटपुट में ड्राइव कर सकता है। तो अब अगर मैंने एक एंड गेट है और उस एंड गेट के आगे मुझे 4 गेट्स और लगाने हैं, और 4 गेट लगाने से जो एंड गेट की फैन आउट की कैपेबिलिटी है वो खराब होती है, यानी ये ज्यादा से ज्यादा आउटपुट में 2 गेट्स को ड्राइव कर सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एंड गेट के आगे एक बफर लगा देते हैं, क्योंकि बफर की जो करंट ड्राइविंग की कैपेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो वो लॉजिक तो एंड गेट वाली इंप्लीमेंट हो जाती है और जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो बफर पूरी कर देता है। तो दैट इज द रीजन वी यूज अ बफर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ बफर्स कैन बी क्रिएटेड विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ड्राइव कैपेबिलिटी। आपने जितना भी करंट ड्राइव करना है उसकी रेटिंग के लिहाज से आप बफर चूज करें। आपके पास डेटा शीट्स में डिफरेंट टाइप के बफर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट और अपने करंट और वोल्टेज लेवल्स के लिहाज से उस बफर को चूज कर लेंगे कौन सा बफर आपको चाहिए। अगर आपने लार्ज जो आपके पास गेट साइज है उसके ट्रांजिस्टर्स आप इस्तेमाल करंट ज्यादा आप ड्राइव कर सकते हैं। और एक कॉमन जो बफर हम लगाते हैं वो लाइट एमिटिंग डायोड पे, क्योंकि लाइट एमिटिंग डायोड ने क्या करना है, इसने लाइट एमिट करनी है, उसके लिए इसको थोड़ी बहुत एनर्जी का इंजेक्शन चाहिए है, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती है। तो आपको करंट चाहिए, यू नीड अ स्पाइक ऑफ करंट फॉर द लाइट एमिटिंग डायोड टू वर्क। तो वो करंट जो है ना वो आम किसी गेट से ड्राप होती है। तो लॉजिक पे यह है कि जी लॉजिक 0 है तो एलईडी ऑफ हो जाए और लॉजिक 1 है तो एलईडी ऑन हो जाए, या जो भी आप ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। वहां पर होता क्या है कि आप वहां पे एक बफर लगा देते हैं और बफर की जो करंट ड्राइव करने की कैपेबिलिटी है उसकी वजह से आपकी एलईडी स्टार्ट हो जाती है। नाउ बफर्स हैव ग्रेटर फैन आउट देन अदर रेगुलर लॉजिक गेट्स। जो मैं यहाँ बात कर रही थी कि अगर आपका एक लॉजिक गेट जो है वो इतने ज्यादा आगे करंट देने की कैपेबिलिटी उसमें नहीं है तो आप उसके आगे एक बफर कनेक्ट करते हैं। मैम जी फरमाएं। मैम अगर बफर हम यूज नहीं करेंगे एलईडी से पहले, तो मतलब क्या इशू होगा सर्किट के अंदर? उसको रिक्वायर्ड करंट नहीं मिलेगा उस एलईडी को? एलईडी के देखें, एलईडी को रिक्वायर्ड करंट भी नहीं मिलेगा, आपका गेट डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम कोशिश करेगा करंट आउटपुट में करने की। आप देखिए गेट्स क्या है, गेट्स कुछ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। अब एक ट्रांजिस्टर की कैपेबिलिटी से ज्यादा मैं उसमें से करंट जो है, और उसमें क्या होता है, आप लेट्स से बीजेटी की आप बात करते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, तो उसमें क्या होता है? मैम नहीं आइडिया, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी। हाँ वो ना, इसीलिए आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए उसमें क्या है, आप उसकी बेस के ऊपर इनपुट देते हैं और जो आप आउटपुट उसमें से करंट खींचते हैं वो आपकी बेस की इनपुट के साथ डायरेक्टली क्या उसको कहते हैं, कलेक्टर करंट जो है वो बेस करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं कलेक्टर से उससे ज्यादा करंट खींचने की कोशिश करूँ, एलईडी जो है उसने मुझे रेजिस्टेंस उसकी लो है और वहां पे मेरे पास जो है वो वोल्टेज ड्रॉप इतना हो गया कि करंट की कैपेबिलिटी ज्यादा हो गई है और मैं कलेक्टर से करंट ज्यादा खींच रही हूँ और बेस पे इतनी ज्यादा मेरे पास इनपुट अवेलेबल नहीं, तो क्या होगा, मेरे पास बीच में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये एक बीजेटी जो लगा हुआ है, ये डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यस मैम। बफर तो बड़ी जिसको कहते हैं ना प्रैग्मेटिक हरकत है बफर लगाना। आमतौर पे लॉजिक में अगर आप एक लॉजिक लेवल से दूसरे लॉजिक लेवल पे जा रहे हैं, यानी आपने एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में इंटरफेसिंग करनी है, बीच में बफर लगाते हैं लोग। बफर का सिर्फ नुकसान क्या है, हर गेट का अपना कोई फायदा और कोई नुकसान है। नुकसान ये होता है कि डिले थोड़ा सा आता है, क्योंकि हर गेट को जब आप सर्किट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम डिले वो इंट्रोड्यूस करेगा जितना मर्जी। तो ये ना हो कि आपके बफर्स इतने ज्यादा हो जाएं कि डिले, मतलब ये अब सारी डिजाइन की इश्यूज हैं जो आप वहां जाके उनको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है जनाब, दो तरह के बफर्स हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग बफर्स। नॉन इन्वर्टिंग बफर वही जिसमें एफएक्स हो, और इन्वर्टिंग बफर जिसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं और हम उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो पता ही चला कि इन्वर्टर की खूबी क्या है, कि इन्वर्टर हमारे पास एक तो सिग्नल को इन्वर्ट करता है और साथ साथ बफर भी करता है, और इन्वर्टर को बफर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके आगे एक और इन्वर्टर लगा दें सीरीज में।
दो इन्वर्टर्स मिलके अगेन अगर टाइम डिले का इशू नहीं है तो आपके पास जो है वो दो इन्वर्टर्स इन सीरीज जो है वो भी एक बफर के तौर पे बिहेव करते हैं। अच्छा तो ट्राई स्टेट बफर इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ते हैं। फिर हमारा ये काम खत्म हो जाएगा, फिर हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है, सेकंड रुकिए, मैं जरा आप लोगों की एक्सक्यूज मी मैम। जी फरमाइए। जी बताइए। मैम वो पूछना तो आप अटेंडेंस के लिए एक स्क्रीनशॉट लेते हैं या दो स्क्रीनशॉट्स का एवरेज, क्योंकि वो मैं 6 मिनट्स लेट था क्लास में। मैं तो एट द एंड ऑफ द क्लास अटेंडेंस लेती हूँ। अगर किसी को लगे कि एट द एंड ऑफ द क्लास जो है वो उसको कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम थी या कुछ था तो जस्ट सेंड मी अ मैसेज। देखिए अटेंडेंस जो है ना इसकी फिक्र आपको होनी चाहिए ज्यादा, पर्सनली मेरा जहां तक ख्याल है। मुझसे ज्यादा यू शुड बी वरीड अबाउट दैट। तो आई डोंट नो, मुझे तो इतना ज्यादा अटेंडेंस का इशू नहीं है। अगर आप मुझे कहें